हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। सामान्य विज्ञान घटना चक्र में आज का टॉपिक हीनताजन असंक्रामक व रोग से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। जीव विज्ञान का 1 से 2 वीडियो और अपलोड किया जाएगा। इसके बाद यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद बिहार पुलिस का फुल प्रैक्टिस और घटना चक्र का पॉलिटी का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो आर्थराइटिस जो रोग है यह किसके जमाव के कारण होता है? तो यह रोग यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? जैसे कि भारत में हुआ है। तो यह जो है धान की भूसी की तेल का मिलावट है, यह नहीं है। तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंथोफोबिया निम्न का डर है। एंथोफोबिया निम्न का डर है, यह पुष्पों का है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, बातोदमाद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो हिस्टीरिया जो रोग है वह सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो हिस्टीरिया रोग जवान महिलाएं में होती है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, सिलिकोसिस एक है। तो सिलिकोसिस जो एक है यह क्या है? तो सिलिकोसिस जो है यह एक फेफड़े से संबंधित बीमारी है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, सही जोड़े बनाना है, नीचे दिए गए कुट को सही उत्तर चुनना है। रक्त लापता एनीमिया जो है इसका संबंध लौह तत्व की कमी से है। और गला घोंटू जो ग्वाइटर है इसका संबंध आयोडीन से है। रतौंधी नाइटर ब्लाइंडनेस जो है इसका संबंध विटामिन ए से है। और बेरी बेरी का संबंध इसका संबंध विटामिन बी की कमी से है। इसका उत्तर जो है इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। इसका उत्तर सी सही है। 9वां नंबर प्रश्न है, आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं। तो आयोडीन जो है यह किन व्यक्तियों को दिया जाता है? तो आयोडीन घेंघा रोग से पीड़ित व्यक्तियों को दिया जाता है, जो व्यक्ति घेंघा रोग से पीड़ित है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उन देशों में जहाँ के लोग कमुक खदान पॉलिश किया हुआ चावल है तो लोग पीड़ित हो जाते हैं। तो पॉलिश किया हुआ चावल जो खाते हैं वह किस रोग से पीड़ित हो जाते हैं? तो वह बेरी बेरी से पीड़ित हो जाते हैं। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल जब खाते हैं तो कौन सा रोग हो जाता है? तो उसे बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, बीमारी पता करने के यंत्र एमआरआई का मतलब क्या होता है? तो बीमारी पता करने का यंत्र एमआरआई इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण है। चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, एमआरआई निम्न में से क्या है? तो एमआरआई जो है वह निम्न में से क्या है? तो यह मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 14 नंबर प्रश्न है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है। तो बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसके पहचान करने के लिए किया जाता है? तो बीएमडी का जो परीक्षण किया जाता है वह ऑस्टियोपोरोसिस को पहचानने के लिए किया जाता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। बीएमडी परीक्षण किया जाता है। तो बीएमडी जो परीक्षण किया जाता है यह अस्थिरंध्रता हेतु के लिए किया जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 16 नंबर प्रश्न है, बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप बोन मिनरल डेंसिटी होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जो है इसका जो मापन यह किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो यह मधुमेह के लिए लाभदायक है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 18 नंबर प्रश्न है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना है और कब उसे रोक देना चाहिए वह किस रोग से पीड़ित है? तो वह व्यक्ति जो है बुलिमिया रोग से पीड़ित है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तता से होता है? तो इटाई इटाई जो रोग है यह किसके विषाक्तन से होता है? तो इटाई इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं?
तो शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहा जाता है? तो सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वस्थ सेलों का दमन, घुटना और अंततः मृत्यु हो जाना, यह जो है इसे कैंसर कहा जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में किसके अधिक विद्यमान होने के कारण हो जाता है? तो ब्लू बेबी नामक जो है प्रदूषण यह किसके पीने से होता है? तो यह नाइट्रेट के, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नाइट्रेट हो जाएगा। नाइट्रेट के विद्यमान के कारण होता है, तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक जो बीमारी होता है यह मिथेमोग्लोबिन के कारण होता है, मिथेमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है यह मिथोग्लोबिन के कारण होता है, मिथमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। तो चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर किससे संबंध है? तो गोल्डन आवर का संबंध हृदय घात रोग से है। इसका उत्तर सी सही है। 25वां नंबर क्वेश्चन है, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है वह बचाने हेतु, तो बीटा ब्लॉकर एक औषधि है यह हृदयघात से संबंधित है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए इनमें कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसके लिए जो खनिज आवश्यक है वह खनिज पोटेशियम है। कौन सा खनिज है? पोटेशियम खनिज है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है? तो पोटेशियम अल्पता से जो संबंध है वह क्या संबंध है? तो निम्न रक्तचाप संबंधित है। क्या संबंधित है? निम्न रक्तचाप संबंध है। तो इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? तो किस एक अंग का फेल हो जाने की संभावना होती है? तो इसमें ब्रिक का फेल होने की संभावना रहता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 29 नंबर प्रश्न है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो जो व्यक्ति लंबे समय तक उपवास रखते हैं उनका सर्वाधिक जो प्रभाव है वह शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो शरीर के गुर्दे पर पड़ता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 30 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। आर्सेनिक का संबंध, आर्सेनिक 74 का जो संबंध है इसका संबंध ट्यूमर से है, और कोबाल्ट 60 का जो संबंध है इसका संबंध कैंसर से है। आयोडीन 131 का जो संबंध है इसका संबंध थायराइड ग्रंथि की सक्रियता से है, और सोडियम 24 का जो है इसका संबंध रक्त की व्यक्तिक्रम से है। इसका उत्तर जो है इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त जो रेडियोधर्मी पदार्थ है वह कौन सा है? तो वह आर्सेनिक 74 है। इसका उत्तर सी सही है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो इनमें गोल्डन 198 जो है इसका संबंध रेटिना दोषों का उपचार से नहीं है। यह जो है इसे गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, यह गलत है। कोबाल्ट 7 का संबंध शरीर के अंतर्गत अबोर्ध का उपचार के लिए है, तो यह बिल्कुल सही है। आयोडीन 131 का संबंध थायराइड अबोर्ध का उपचार से है, तो यह भी सही है। और फास्फोरस 32 का संबंध संवेक्त रक्तता का उपचार से है, तो यह भी सही है। इसमें गलत कौन सा है? तो गलत इसका डी है। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के लिए मापन के लिए जो किया जाता है वह रेडियो सोडियम का किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रेडियो सोडियम का किया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। 34 नंबर प्रश्न है, ओकोंजिन संबंधित है। ओकोंजिन जो संबंधित है या किससे संबंधित है? तो ओकोंजिन जो संबंधित है वह कर्क रोग से संबंधित है। इसका उत्तर सी सही है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो क्या उत्सर्जित करता है? तो यह गामा किरणें को उत्सर्जित करता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो प्रयुक्त रेडियोधर्मी जो समस्थानिक है वह कौन सा है? तो आर्सेनिक 74 है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है,
रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधार्मिक समस्थानिक कौन सा है? तो रेडियोधार्मिक जो समस्थानिक है वह कौन सा है? तो रेडियोधार्मिक समस्थानिक फास्फोरस 32 है और कोबाल्ट 60 है। इसका उत्तर जो है ए और बी सही है। अगला प्रश्न है, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो ल्यूकेमिया की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो रेडियो समस्थानिक है वह कौन सा है? तो वह समस्थानिक जो है इसका उत्तर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक सही है। इसका उत्तर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। इसका उत्तर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो रक्त कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो रक्त कैंसर के लिए फास्फोरस 132 और कोबाल्ट 60 का किया जाता है। इसका उत्तर जो है सी और डी सही है। अगला प्रश्न है, मांसपेशिया में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो मांसपेशिया के दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला जो विकिरण है वह कौन सा विकिरण है? वह विकिरण इंफ्रारेड है। कौन सा विकिरण है? इंफ्रारेड है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का क्या है? कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है सुवेक्त रक्त कोशिका की संख्या में होता है। सुवेक्त रक्त कोशिका की संख्या में होता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 42 नंबर प्रश्न है, तीव्रता एवं प्रयुक्ता के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है? तो कर्क रोग जो है कौन सा उत्पन्न कर सकता है तथा इसका उपचार भी करता है? तो कर्क रोग जो उत्पन्न करता है वह आयनीय विकिरण करता है। आयनियन विकिरण करता है। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में कौन सा उपचार नवीनतम है? तो निम्नलिखित में कौन सा जो उपचार है वह नवीनतम है? तो नवीनतम उपचार तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा IMRT है। यह है IMRT है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 44 नंबर प्रश्न है, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार जो है यह किसमें पाया जाता है? तो यह छोटे बच्चों में पाया जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 45 नंबर प्रश्न है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 46 नंबर प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में वह कौन सा प्रोटीन है? तो अल्जाइमर को उत्पन्न करता है वह कौन सा प्रोटीन है? तो अल्जाइमर को उत्पन्न करने वाला प्रोटीन जो है वह एमिलाइड प्रिकर्सन प्रोटीन है। एमिलाइड प्रिकर्सन प्रोटीन है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार आर्विड कार्लसन को दिया गया था। आर्विड कार्लसन को। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रभाय अंग कौन सा है? तो मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रभाय अंग जो है वह कौन सा है? तो वह अंग मस्तिष्क है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 49 नंबर प्रश्न है, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जा सकता है। तो ब्रेन की बीमारी को किससे पहचाना जा सकता है? तो ब्रेन की बीमारी को EEG के द्वारा पहचाना जा सकता है। इसका उत्तर ए सही है। 50 नंबर प्रश्न है, EEG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है। तो EEG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह कौन सा अंग है? तो वह अंग मस्तिष्क है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि? खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उदित होती है जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायन का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती है। इसका उत्तर जो है सी सही है। यही जो है खुजलाने की खाज मिटाती है। अगला प्रश्न है, एनोइस्मिया कहते हैं। तो एनोइस्मिया किसे कहते हैं? तो एनोइस्मिया जो है यह घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं। घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। इसे क्या करना है? सुमिलित करना है। खैरा रोग जो है इसका संबंध जस्ते की मलानता से है और एमीनिया का जो संबंध है इसका संबंध लौह की मलानता से है और ग्वाइटर गलघोंटा का जो संबंध है इसका संबंध आयोडीन की मलानता से है
और स्कर्वी का जो संबंध है, इसका संबंध विटामिन सी की मलानता से है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर डी सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिनीमाता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है। तो मिनीमाता व्याधि निम्न धातु जो है, यह किसकी हानिकारक के कारण हुआ है? तो यह पारा के कारण हुआ है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? तो मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? तो मिनीमाता व्याधि का कारण है पारद विषाक्तता है। क्या है? पारद विषाक्तता है। तो इसका उत्तर सी सही है। 56 नंबर प्रश्न है, जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाता व्याधि हुई थी। उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित हुई थी वह पारद द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? पारद के द्वारा हुआ था। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो एलर्जी के कारण अस्थमा होता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रदूषण नॉक-नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो नॉक-नी सिंड्रोम के लिए जो उत्तरदायी है वह कौन सा प्रदूषण है? तो वह प्रदूषण फ्लोराइड है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों एवं रोटी को आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है। तो दूध, अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? तो उसे स्कर्वी रोग हो सकता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो स्कर्वी रोग के इलाज में कौन सा उपयोगी है? तो इसके लिए आंवला उपयोगी है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने लुकोस्टिकन नामक एक औषधि विकसित किया है। इसका इस्तेमाल किसके उपचार में किया जा रहा है? इसका उपचार जो है किसके लिए किया जा रहा है? तो इसका इस्तेमाल लेइकोडर्मा के लिए किया जा रहा है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। मलेरिया का संबंध किससे है? तो मलेरिया का संबंध रक्त कोशिकाएं से है। और फाइलेरिया का जो संबंध है इसे लसिका ग्रंथि से है। और इसे फ्लाइंटिस जो है इसका संबंध मस्तिष्क से है। और ल्यूकेमिया का जो संबंध है इसका संबंध बोन मैरो अस्थि मज्जा से है। तो इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। मिरेमस जो है मिरेमस का संबंध है दीर्घकालीन उपवास से है। और क्वाशियोकर का जो संबंध है इसका संबंध प्रोटीन अल्पता से है। और टीबी का जो संबंध है जीवाणु संक्रमण से है। और हेपेटाइटिस बी का जो संबंध है विषाणु संक्रमण से है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह कौन सा रोग है? तो बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह मैरेमस रोग है। कौन सा रोग है? मैरेमस रोग है। इसका उत्तर जो है ए सही है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें सुमेल है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल है? तो इसमें पीलिया जो है यह यकृत से संबंधित है। यह जो है इसे बिल्कुल सही है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। 66 नंबर प्रश्न है, अबिंदुकता एक बीमारी है। तो अबिंदुकता एक बीमारी है, यह किसका बीमारी है? तो अबिंदुकता जो बीमारी है यह आंखों की बीमारी है। इसका उत्तर बी सही है। 67 नंबर प्रश्न है, मायोपिया किस अंग का दोष है? तो मायोपिया जो है यह किस अंग का दोष है? तो मायोपिया नेत्र का दोष है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देखा जा सकता है। तो दृष्टि दोष जो है वह मायोपिया वाला व्यक्ति देखा जा सकता है, वह नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के प्रयुक्त करके ठीक किया जा सकता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। तो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है पास की वस्तु स्पष्ट देखने में। पास की जो वस्तु है उसे स्पष्ट देखने में कठिनाई होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है।
तो दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वह किस पर बनता है? तो दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना के पीछे बनता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं? तो आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं? तो आंख के दृष्टि पटल में पाए जाते हैं। इसका उत्तर डी सही है। 73 नंबर प्रश्न है, रेटिना अपवृद्धि है। तो रेटिना अपवृद्धि जो है यह कैसा है? तो रेटिना अपवृद्धि अग्र मस्तिष्क पश्च है। क्या है? अग्र मस्तिष्क पश्च है। तो इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्देश्यों में परिवर्तित होती है? तो मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होता है? तो यह अक्षपट रेटिना में परिवर्तित होता है। अक्षपट रेटिना में परिवर्तित होता है। तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है। यदि आंख का लेंस जो है अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग को कहा जाता है। तो आंख का रोग को क्या कहा जाता है? तो इसे मोतियाबिंद कहा जाता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो इससे उपरोक्त में से कोई भी भाग प्रभावित नहीं होता है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 77 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। एट्रोपिन जो है इसका संबंध तारा विस्फारण से है और ईथर का जो संबंध है इसका संबंध अस्थायी संज्ञाहरण से है और नाइट्रोग्लिसरीन जो है इसका संबंध हृदय की तकलीफ से है और पाइरेथ्रिन जो है इसका संबंध मच्छर नियंत्रण से है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, मानव आंख की पुतली जिस एल्कलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है। तो मानव आंख की पुतली जिस एल्कलॉइड के अति तनु विलयन से जो फैलाया जाता है वह क्या है? तो वह ट्रोपिन है। क्या है? ट्रोपिन है। तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग को क्या होता है? तो स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा रोग जो है इससे निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता है। निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता है। तो इसका उत्तर सी सही है। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसमें रक्तक्षीणता बीमारी हो जाता है। इसका उत्तर बी सही है। 82 नंबर प्रश्न है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। तो शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला कौन सा रोग है? तो इससे उत्पन्न होने वाला जो रोग है वो रक्तहीनता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? तो मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग हो जाता है? तो इससे यकृत का शोषण रोग हो जाता है। यकृत का शोषण रोग हो जाता है। तो इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, ओरल समम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या है? तो ओरल समम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का क्या कारण है? तो इसका कारण तंबाकू युक्त गुटखा है। क्या है? तंबाकू युक्त गुटखा है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। तो पीलिया से क्या दुष्प्रभावित होता है? तो पीलिया से यकृत जो है यह दुष्प्रभावित होता है। इसका उत्तर सी सही है। 86 नंबर प्रश्न है, कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? तो कौन सी जो बीमारी है सबसे कम संक्रामक है? तो सबसे कम जो संक्रामक बीमारी है वह पीलिया है। इसका उत्तर डी सही है। 87 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा संक्रामक बीमारी नहीं है? निम्न में कौन सा संक्रामक बीमारी नहीं है? इसमें उत्तर नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, मुर्गियों में रिटेक्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो मुर्गियों में रिटेक्स रोग जो है यह किस विटामिन के कारण होता है? तो यह विटामिन डी के कमी के कारण होता है। इसका उत्तर ए सही है। 89 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर बताइएगा। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ब्राइट्स रोग जो है यह शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो यह गुर्दा को प्रभावित करता है। इसका उत्तर ए सही है। फुफ्फुस धूलमियता न्यूमोकोनियोसिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत हैं। जो कार्यरत हैं वह कोयला खनन उद्योग से जो संबंधित हैं उन्हीं को ये रोग होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा देता है जिसके कारण उसे ऐंठन मिर्गी बेहोशी हो जाती है। अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण क्या है?
इसका कारण जो है रक्त में असमान शर्करा सांद्रता का है, रक्त में असमान शर्करा सांद्रता का है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है मैड काउ रोग का कारक है। तो मैड काउ रोग का क्या कारक है? तो मैड काउ रोग का जो कारक है प्रयांश है। क्या है? प्रयांश है। तो इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है। तो इंटरफेरॉन का जो प्रयोग किया जाता है किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो यह कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है वह क्या है? तो बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है वह क्या है? तो इसमें जो पाया जाता है वह गठिया गाउट है। क्या है? गठिया गाउट है। इसका उत्तर बी सही है। 95 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा जो रोग है वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो वह जो रोग है मधुमेह रोग है। इसका उत्तर ए सही है। 96 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मधुमेह से संबंधित है जो प्रौढ़ का एक समान रोग है? तो प्रौढ़ का जो एक समान रोग है वह कौन सा संबंधित है? तो इससे संबंधित रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, ये बिल्कुल सही है। रक्त में शर्करा का निम्न स्तर, तो यह गलत है। रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा, यह बिल्कुल सही है। रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा, तो यह गलत है। इसका उत्तर जो है 1 और 3 सही है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। डी में 1 और 3 दिया गया है। अगला प्रश्न है किस अंग की कुसंक्रियता के कारण मधुमेह रोग होता है? तो किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है? मधुमेह रोग अग्नाशय में होता है। किस अंग में होता है? अग्नाशय में होता है। तो इसका उत्तर ए सही है। 98 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर समान बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? तो मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर समान बनाए रखने के लिए जो लाभ पहुंचाते हैं वह मेथी के बीज है। क्या है? मेथी का बीज है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया कि करी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल कंपनियां के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। किस रोग के इलाज के लिए करी पत्ता का दावा किया जाता है? तो किस रोग के लिए किया जाता है? तो यह मधुमेह के लिए किया जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया गया था। तो हार्मोन इंसुलिन का जो आविष्कार किया गया था किनके द्वारा किया गया था? तो इसका आविष्कार FG बैटिंग ने किया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कॉपर टी का सर्वसमान दुष्प्रभाव क्या है? तो कॉपर टी का सर्वसमान दुष्प्रभाव है क्या है? तो रक्तस्राव है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग कौन सा है? तो इससे प्रभावित जो मानव अंग है वह फुसफुस फेफड़ा है। इसका उत्तर जो है सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्द ही पॉलिटी का घटना चक्र का सीरीज और बिहार पुलिस का फुल प्रैक्टिस सेट का वीडियो लाने वाले हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा से शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।